हाच फायनान्शियल लिटरसीचा मुख्य उद्देश आहे की आपल्याला जे ऑप्शन हवं असतील एफडीच्या वर, तर फायनान्शियली लिटरसीमध्ये इन जनरल 4 स्तंभ असतात. एक डेट म्हणजे आपण जे उधार घेतो, दुसरं सेविंग आपण जे ठेवतो, एक प्रकार इन्व्हेस्टिंग असतो. तर अशा प्रकारचे हे असतात. तर डेटमध्ये पण आपण जे उधार घेतो त्याच्यामध्ये पण खूप प्रकार असतात, इन्व्हेस्टिंगमध्ये असतात, सेविंगमध्ये असतात. फायनान्शियल लिटरेचरमध्ये आपल्याला म्हणजे मला असं सांगायचं, जेवढं मला कळतं ते तुम्ही समजून घ्यायला हवं. आता मला याच्यावर काय करा की सर्वसाधारण माणसाचा समजूत असतो की मी जर एफडी मध्ये पैसे ठेवले तर मला 8% किंवा 7% व्याज मिळालं पाहिजे. पण त्यांनी एक मनात घेतलं पाहिजे की मला 7% जर 8% जर व्याज मिळत असेल आणि माझा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जर तेवढा असेल, तर मला वर्षभरानं समजा 7% व्याज मिळत असेल आणि इन्फ्लेशन पण तेवढं असेल, तर माझे पैसे काही वाढून नाही राहते. ते पैसे तेवढ्याने तेवढेच राहणार आहे. तर लोकांनी हे प्रयत्न केले पाहिजे की मला 7%च्या वर जे वाढणारे आहेत ते मी कसे मॅनेज केले पाहिजे. आणि ते मग खूप कठीण पण नाही आहे आणि खूप सोपं पण नाही आहे. पण माणसांनी थोडं एफडीच्या मानसिकतेमधून थोडंसं बाहेर पडलं पाहिजे. आपल्याला पुष्कळ लोकांना वाटते की यार मी काही केलं नाही पाहिजे आणि मला आरामात पैसे मिळाले पाहिजे. तसं होत नसतं. आपण थोडेफार प्रयत्न केले पाहिजे आणि त्याचा आपण भरपूर आपल्याला लाभ होतो. आता थोडेफार प्रयत्न म्हणजे काय असतात, तर एफडीच्या सपोज आपण वर गेलो 7%च्या वर 9% वर, तर पुष्कळशा फायनान्शियल कंपन्या असतात जे तुम्हाला 9.1 to 9.5च्या दराने त्यांच्याकडे पैसे द्यावे त्यांच्याकडनं मिळतात. तो दर जवळपास 9 ते 10% असतो. त्याच्यावर आपण जर वर गेलो आणखी, तर म्युच्युअल फंड असतात ज्याच्यावर तुम्हाला एफडी पासनं एक 7% पासनं 20% पर्यंत रिटर्न मिळू शकतात. आणि मग त्याच्यापेक्षा आणखी वर आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडी शिकण्याची हौस आहे आणि तुम्हाला असं वाटते की मी जास्त मला मिळाले पाहिजे पैसे, तर मग ते स्टॉक मार्केटमध्ये असतात. स्टॉक मार्केट आपल्याला फार भीती वाटते की मी पैसे लावून कसा आणि ठेवू कसा. पण ज्यांना असं वाटते की मी स्टॉक मार्केटमध्ये पैसे नाही लावले पाहिजे आणि मी तिथे पैसे न लावता इनडायरेक्टली पैसे स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट केले पाहिजे, त्यांच्याकरता एक म्युच्युअल फंड हा एक पर्याय असतो. म्युच्युअल फंड मध्ये पुष्कळसे पर्याय आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक मिनिमम 12% रिटर्न मिळतात. ते तुमचे पैसे जर रॅली आली बाजारात, रॅली म्हणजे माहिती आहे ना, एक प्रकारचं स्टॉक मार्केटमध्ये रॅली येते, तर त्या रॅलीमध्ये तुमचे ते पैसे म्युच्युअल फंड मध्ये जास्तीत जास्त 25% पर्यंत रिटर्न येतात त्या वर्षी. पण आपल्याला वाटते की यार ते रॅली तर वर्षात एकचदा असते, पण आपण केव्हा इन्व्हेस्ट केले पाहिजे. तर आणि कशामध्ये इन्व्हेस्ट केले पाहिजे, तर त्याच्याकरता बेस्ट पर्याय म्हणजे साहेबांकडे मी बोर्ड टाकतो. ह्यालाच म्हणतात फायनान्शियल जे प्लॅनर असतात सर्टिफाईड, ते तुमच्या रिस्क तुमच्या ह्याच्यामध्ये घेतात की तुमचं रिस्क असेसमेंट काय आहे आणि त्या रिस्क असेसमेंट नंतरच ते तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग करून देतात. आम्ही जे करतो, मी माझी सुरुवात जेव्हा रिटायरमेंट सुरुवात केलं इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीत मला काहीच माहित नव्हतं. थोडंफार लोकांकडून ऐकायचं की म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे टाकले पाहिजे आणि इथे गेले पाहिजे, इथे गेले पाहिजे.
आणि मी हळूहळू त्याच्यामध्ये करायला लागलो. तर मी सुरुवातीला प्राईम मिनिस्टर 15 लाखाचं जे असते त्याच्यामध्ये टाकले आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 8.5 ते 8.7 रिटर्न मिळायचे. इफ आय एम करेक्ट मी जर माझी काही चूक बोललो असेल तर. पण त्याचं आपल्याला ते 5 वर्ष ठेवायचे असतात किंवा तुम्ही त्याच्यावर 3 वर्ष आणखी वाढवू शकता. पण ह्या 3 वर्षाच्या 5 वर्षाच्या प्रवासामध्ये मला असं आठवलं की माझी खूप काही त्या 8.7% जाणार नाही, म्हणून मी ते 8.7% काढून टाकले आणि मी स्वतःच माझे इन्व्हेस्ट करतो आणि माझं इन्व्हेस्टमेंट मी स्वतः बघतो. पण मला असं वाटलं काही वेळ गेल्यानंतर, म्हणजे काही दिवस गेल्यानंतर, की आपण एकटंच करतो, आपलं हे नॉलेज आपण लोकांशी शेअर करावं. आणि मग हळूहळू आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप फॉर्म केला, लोकांकडे जाऊ लागलो, भेटू लागलो, काही लोक आमच्याशी जुळत गेले आणि हळूहळू त्यांना आम्ही सांगायला लागलो की काय काय प्लॅटफॉर्म्स आहेत, तुम्ही कुठे कुठे लावू शकता आणि काय काय करू शकता आणि तुमचे पैसे कसे वाढवू शकता. सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे तो 2 कॅटेगरीमध्ये लोक असतात, एक तर रिटायरमेंट नंतरचा प्रश्न आणि जे जॉबमध्ये असतात त्यांच्याकरता. रिटायरमेंट नंतरच्या लोकांना असतं की आपल्याला जे पेन्शन मिळत नाही तो मोठा एक इश्यू असतो आणि पेन्शन मिळत नाही आणि ज्या लोकांना पेन्शन मिळतं ते तर आरामात SIP लावून करू शकतात, त्यांना काही पैशाची खूप गरज लागत नाही. पण ज्यांना पेन्शन नसतं, जसं मला नाही आहे, तर माझा खर्च एवढा आहे आणि माझ्याकडे पेन्शनमधून मिळालेले एवढे पैसे आहेत, त्याच्यामधून कसे मिळाले पाहिजे आणि माझं जे मुद्दल आहे ते रेट ऑफ इन्फ्लेशनला बीट पण केलं पाहिजे. हे मुख्य मुद्दा मी पाहतो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये. तर पुष्कळ लोक काही काही नियम सांगतात की तुम्ही हा नियम चाला, तुम्ही तो नियम करा, तो नियम करा. पण मला वाटतं की तुमचं एकदा हे ठरलं की मला महिन्याला 30,000-40,000 रुपये महिना खर्चाला लागतात आणि ते 30,000-40,000 रुपये माझ्या इन्व्हेस्टमेंटच्या थ्रू आले पाहिजे. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये मग तुमची ते रिस्क ॲपेटाईट किती आहे ते पाहावं लागतं. रिस्क ॲपेटाईट म्हणजे असं असतं की मला वाटतं की मी या FD मध्ये सुखी आहो, कारण मला FDच्या थ्रू 40,000 मिळतात, पण तो एक थोडक्यात विसरून जातो FD मध्ये, कारण त्याचे जे पैसे आहेत इन ॲब्सोल्यूट टर्म्स, म्हणजे तुमचे जर FD मध्ये 8% मिळत असतील आणि तुमचा रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% असेल तर 8 - 7 ही विल ओनली अर्न 1% इन ॲब्सोल्यूट टर्म्स. हा आपल्याला बारीक गोष्टीचा नेहमी विचार करायला पाहिजे. म्हणून आपण नेहमी वी शुड टार्गेट फॉर 12% असं मला वाटतं, ज्याच्यामध्ये खूप सेफ आहे. आणि तो सेफ असा आहे की ते 12% कसे कुठे इन्व्हेस्ट करायचे ज्याच्यामध्ये तुमची रिस्क 0 राहते, तुम्हाला काहीच करावं लागत नाही. म्हणजे काय असतं की जे आपलं सगळ्यात चांगलं काय असतं की इंडेक्स फंडिंग ज्याला म्हणतात. इंडेक्स फंड म्हणजे काय? इंडेक्स फंड हा 12% वाढतो प्रत्येक वर्षाला आणि तो इंडेक्स फंड असतो, सेन्सेक्स जसा वाढत असतो वर्षाला 12%, ते सगळे पैसे त्या इंडेक्स फंड मध्ये जातात. आणि जो इंडेक्स फंड मॅनेज करतात, आपल्याला हे बघायला पाहिजे की आपण कोणत्या म्युच्युअल फंड मध्ये पैसे टाकले, तर त्या म्युच्युअल फंड मध्ये एक्सपेन्स रेशो किती आहे. म्हणजे आपल्याकडनं समजा मी 1 लाख रुपये टाकले, 1 लाख रुपये टाकल्यानंतर तुम्हाला समजा तिथे 2% किंवा 2.5% ते तुमच्याकडनं पैसे ऍज अ एक्सपेन्स राहतो, कारण तो तुमचा पोर्टफोलिओ मॅनेज करतात, म्हणून ते तुम्हाला देणं आवश्यक असतं. आपल्याला हे बघितलं पाहिजे की कोणत्याही म्युच्युअल फंड मध्ये टाकायच्या अगोदर ते एक्सपेन्स रेशो किती आहे. तर तिथे एक्सपेन्स रेशो फार कमी असतो, जवळपास 1%. आणि तुम्हाला इंडेक्स फंड हा शुअरली 12% पर्यंत येतो. हे माझ्याकडनं लिहून घ्या करून. तर मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही तुमचा FDचा काही पैसा हा इंडेक्स फंड कडे वळवा आणि त्याला वॉच करा 1 वर्ष. परमनंट तुम्हाला असं वाटत असेल की मी तो की नाही, मी तो शेअर मध्ये पैसे जातात की नाही जातात, हे सगळे इश्यू असतात मानसिक आपल्याला. आणि आपल्याला वाटतं पण की यार पेन्शन नाही मिळत आणि पैसा नाही मिळाला तर काय होईल. तर तो इंडेक्स फंड मध्ये तुम्ही टाका आणि जर तुम्हाला विश्वास वाटत असेल की 12 ते 13% मला मिळवून राहिले, तर मग तुम्ही हळूहळू आपला पैसा FD कडून
ज्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतो, म्हणजे म्युच्युअल फंडच मी सांगेल, त्यामध्ये थोडा होता, ज्याच्यामध्ये तुमची रिस्क तुम्ही असेस करा, किंवा तुम्हाला वाटत नव्हतं तुमची रिस्क काय, तर आम्ही तुम्हाला सांगू, म्हणजे फुल साहेब सांगतील, मी सांगायला तयार आहोत की तुमच्या रिस्क ॲपेटाईट प्रमाणे तुम्ही काय करू शकता. तर जो आपण रिटायरमेंट नंतरचा 30-40 हजार रुपये जो खर्च असतो तो आरामात आपण काढू शकतो. त्याला काही म्हणजे आपण एफडी मधून काय असतं की आपली जी मुद्दल रक्कम असते ना तीच कमी होत जाते आणि शेवटी आपल्याला पाय पसरावा लागतात. तर तसं न करता आपण आपला जो असतो या इंडेक्स फंड म्हणा किंवा म्युच्युअल फंड मध्ये म्हणा त्याच्यामध्ये भरपूर वाढतात आणि काही काही फंड तर तुम्हाला 3 वर्षात डबल करून देतात. ही पण आहे, पण ते तुमची रिस्क ॲपेटाईट असते की मला किती ठेवायच्यात किती नाही. जे लोक तरुण आहेत ज्याच्यामध्ये सॅलरी येते त्याच्यामध्ये जनरली हे पाहायला जाते की त्याच्यामध्ये रूल लावतात की 50%, 30% आणि 20%. इफ आय एम करेक्ट, तर त्यात तुम्हाला समजा एक 50,000 रुपये सॅलरी असेल तर 80% हा पैसा जो असतो हा तुम्ही स्वतःवर खर्च करू शकता. म्हणजे तुमच्या ज्या गरजा असतात, अति आवश्यक गरजा म्हणजे कशा की राशन झालं, कपडे लत्ते झाले, गाडीला पेट्रोल झालं, ह्या आवश्यक गरजा आहेत, याला तुम्ही कमी करू शकत नाही. आणि ज्या तुमच्या 30% गरजा आहेत, जसं Amazonवरून सामान घ्यायचं आहे, तुम्ही एक वीक थांबा त्याला आणि त्याच्यामध्ये पळताला ते तुम्हाला आवश्यक आहे का, त्याला तुमची गरज आहे का. तर हे अनावश्यक खर्च जे असतात ते 30% ते तुम्ही टाळू शकता आणि त्या 20% किती वाढवू शकता. आणि हा 20% सेव्हिंग जो आहे, जर तुम्ही वयाच्या 30व्या वर्षानंतर जर केलं आणि एक 20-25 वर्ष केलं तर तुम्हाला रिटायरमेंट नंतर किंवा वयाच्या 55 किंवा 60च्या वर्ष कुणाच्या समोर हात पसरायची गरज भासणार नाही, असं मला खात्रीनं वाटतं. आणि आपले जे इन्व्हेस्टमेंट असतात, मला दोनच म्हणजे आपले जे खर्च असतात, आपण ज्याला म्हणतो एक खर्चापेक्षा ऋण आपण घेतो लोन, एक बॅड लोन असतं आणि गुड लोन असतं. तर गुड लोन जे असतं आपण ते घर बांधण्याकरता म्हणा किंवा मुलाच्या शिक्षणाकरता म्हणा, जे आपल्याला पर्याय नसतात पण करावं लागतात. आणि जे बॅड लोन असतात जे आपल्याला ज्याचा आपल्याला खूप जास्त उपयोग नसतो पण आपण घेतो ते, तर ह्या बॅड लोन पासून नेहमी दूर राहिलेलं बरं असं मला वाटतं. आणि तुम्हाला जर म्युच्युअल फंड बाबतीत काही माहिती पाहिजे असतील तर मी पण तुम्हाला सांगू शकतो, फुलसर सांगू शकतो. आणि मी माझ्या फायनान्स बाबतीत मी हे डिक्लेअर करू शकतो की मी माझे पुष्कळसे पैसे म्युच्युअल फंडमध्ये आणि स्टॉकमध्ये टाकलेले आहेत आणि मला ते कम्फर्टेबल रिटर्न देत आहे. आता कम्फर्टेबल रिटर्न म्हणजे 20%च्या वर. तर मी रिटायरमेंट लोकांना हे सांगतो की तुम्ही थोडंसं एफडीच्या बाहेर निघा आणि समोरचं पॉईंट घ्या आणि थोडीशी रिस्क आपली वाढवा आणि चांगले रिटर्न तुम्ही मिळवा. माझे हे 2 शब्द बोलणं बोलू. Thank you so much, sir. Next, I would like to call Mr. Anil Bahadur, sir. He has completed his BE Civil Engineering in 1984 from Government College of Engineering, Amravati. He has also worked as a Chief Engineer in Water Resources Department, Government of Maharashtra. Now he currently is working as share market trader for the last 4 years. I would like to call sir on stage. Please give a big applause to Anil Bahadur, sir. मंचावर उपस्थित आवाज येत आहे. मंचावर उपस्थित आदरणीय केविन सर, राजेंद्र सर, आदित्य सर, आम्हाला बसलेले
ठीक आहे आता ओके. या हॉलमध्ये गर्दी जरी नसली तरी इथे बसलेले सगळे गर्दी लोक आहेत आणि ज्यांना या विषयात फार इंटरेस्ट आहे असं मी समजतो. आपल्या ओपनिंग स्पीच मध्ये मून साहेबांनी वेगवेगळे ॲसेट क्लास, FD, इन्फ्लेशन, म्युच्युअल फंड या गोष्टींवर प्रकाश टाकला. सर्वप्रथम मी राजेंद्र थूल आणि आदित्य थूल यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी या महत्त्वाच्या विषयावर ही चर्चा, हा कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे. जसं मोहन साहेबांनी सांगितलं की फायनान्शियल लिटरसीचं महत्त्व काय आहे. मित्र, काही दिवसापूर्वी एक बातमी आली होती की भारत हा आपला 4 ट्रिलियन जी आपली अर्थव्यवस्था झाली आहे आणि जगात 5व्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता झालेली आहे अशी एक न्यूज होती. सर्वांनी आपले पंतप्रधान यांचं गुणगान केलं. पण हे करत असताना जे दरडोई उत्पन्न आहे त्याच्यामध्ये आपण 197 देशामध्ये आपला 142वा क्रमांक आहे. म्हणजे अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे तर अमेरिकेचं दरडोई उत्पन्न 40 लाख रुपये पर ॲनम आहे आणि आपलं उत्पन्न जे आहे ते फक्त 17,000 रुपये दरडोई उत्पन्न आहे प्रतिवर्ष. या आर्थिक बाबतीत आपण का पिछाडीवर आहोत याच्या कारणांचा जर आपण शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली जी शिक्षण प्रणाली आहे याच्यात आपल्याला आर्थिक बाबीविषयी कुठलंही ज्ञान देण्यात येत नाही आणि अजूनही या बाबतीत शासकीय स्तरावर, केंद्रीय स्तरावर किंवा राज्य स्तरावर कुठलीही हालचाल नाही. आपले शिक्षक त्या बाबतीत काही आपल्याला सांगत नाही, पालक काही सांगत नाही. समजा एखाद्या विद्यार्थ्यांनी म्हटलं, एखाद्या मुलाने आपल्या वडिलांना म्हटलं की पप्पा मला ते हे असं आहे, मला असं ऐकायला मिळालं की घरी अडचण आहे थोडीशी, तर त्याच्या वडील त्याला स्पष्ट सांगतात, बेटा तू तुझ्या अभ्यासाकडे लक्ष दे, ते पैशाचं आम्ही बघून घेऊ, तू काही त्याच्यात लक्ष घालू नको, तू आपल्या अभ्यासाकडे लक्ष दे. पण आता थोडीशी परिस्थिती बदलत आहे. मी रिसेंटली हे वाचले की एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल एज्युकेशन म्हणून एक इन्स्टिट्यूट उघडलेली आहे, मुंबईला आहे ती. नॅशनल सेंटर फॉर फायनान्शियल एज्युकेशन मुंबईला आहे ती, नवी मुंबईला. आणि RBI, SEBI यांच्या पुढाकारातून ती निर्माण झालेली आहे. आणि त्या इन्स्टिट्यूटच्या वेबसाईटवर छोटे छोटे वेगवेगळे कोर्स आहेत. जसा एक कोर्स आहे MSSP मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम. हा लहान मुलांसाठी म्हणजे इयत्ता 6वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. नंतर एक कोर्स आहे फॅक्ट फायनान्शियल लिटरसी फॉर ग्रॅज्युएट. तर हा ग्रॅज्युएट आणि PG झालेल्या लोकांसाठी असे वेगवेगळे प्रोग्राम आहेत. आणि या माध्यमातून आपण फायनान्शियली लिटरेट होण्याचं जे काम आहे, कारण की फायनान्शियल लिटरसीची आवश्यकता का आहे. जसं आपल्या वेगळ्या वेगळ्या गरजा असतात. काही इमर्जन्सीला आपल्याला पैसे लागत असतात, आजारपणासाठी पैसे लागत असतात. त्याच्यानंतर रिटायर झाल्यानंतर भारत असा एकमेव देश आहे की जिथे पेन्शन नावाचा प्रकार आहे, पण जगातल्या बाकी कुठल्याही देशामध्ये नाही. आणि हा पण आता ऑब्सोलेट झालेला आहे. 2005 नंतर जे शासकीय नोकरीत लागले त्यांना पेन्शन सुद्धा लागू नये. तर मग त्याच्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या योजना काढल्या, DCPS योजना काढली. पण आपण सुरुवातीच्या काळात जेव्हा नोकरीवर असतो तेव्हा रिटायर झाल्यानंतर आपल्याला किती पैसा लागणार आहे. एक उदाहरण मी सांगतो की 1940 मध्ये फक्त 10 रुपये महिना आपल्या घराला पुरत होता
आजच्या डेटमध्ये जर बघितलं तर एक साधारणतः एक चौकोनी कुटुंब असलं तरी साधारणतः ₹1,00,000 महिना लागतो. पण हे जर तुम्ही थोडंसं फोरकास्ट केलं आणि 2040चा विचार केला तर 2040 मध्ये आपल्याला महिन्याला साधारणतः एक ₹10,00,000 लागतील. तर हे ₹10,00,000 त्यावेळी ज्या आपल्या गरजा राहतील त्या कशा आपल्या पूर्ण होतील आणि वेगळे मग त्यासाठी आता आपण आपल्याला काय नियोजन करायला पाहिजे. समजा आता छोटं छोटं जरी प्लॅनिंग करायचं असलं, आपल्याला कुठे डिनरला जायचं असलं, लग्न करायचं असलं, छोट्या छोट्या गोष्टींचं आपण प्लॅनिंग करतो. पण फायनान्शियल ही गोष्ट इतकी महत्वाची आहे, पण या गोष्टीकडे आपण दुर्लक्ष करतो. आपण फायनान्स हा विषय ऑप्शनला टाकतो. तो जो कोणी आपला सीए असेल किंवा कोणी CFP असेल तर त्याच्यावर सोडून देतो आणि आपण काही लक्ष घालत नाही. तर याच्यात एकतर आजच्या जमान्यात एकतर बऱ्याच युट्यूबवर याच्या बऱ्याच हे आहेत, चॅनेल्स आहेत, त्याच्या माध्यमातून आपण हे घेऊ शकतो. वेगवेगळे पुस्तकं आहेत, त्याच्यापैकी एक पुस्तक मी सांगेन, एक फायनान्शियल लिटरसीवरचं एक मोनिका हलनचं पुस्तक आहे. खूप चांगलं पुस्तक आहे, ते मी रिकमेंड करेन की आपण सगळ्यांनी वाचायला पाहिजे. याच्यात इन्शुरन्स, मेडिकल इन्शुरन्स, नंतर इन्व्हेस्टमेंट याच्या बाबतीत सखोल विवेचन केलेलं आहे. मोनिका हलन. तर आता मी एक उदाहरण सांगतो की हे कसा काढता की इन्शुरन्स हा फार परवलीचा शब्द होता आणि आपल्याकडे मग इन्शुरन्स म्हटलं की एकच होती लाईफ इन्शुरन्स LIC आणि त्याच्यानंतर बाकीच्या बऱ्याचशा HDFC लाईफ, मॅक्स लाईफ या कंपन्या नंतर आल्या. पण इन्शुरन्स मध्ये जे आपण लोक आहोत याचा गैरफायदा घेऊन बऱ्याच लोकांनी म्हणजे इतक्या चुकीच्या पॉलिसी दिलेल्या आहे. सगळ्यात इन्शुरन्स मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे इन्शुरन्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट आणि इन्शुरन्स या दोन गोष्टीची गल्लत करून चुकीच्या पॉलिसी ग्राहकाच्या माथी मारल्या जातात. आणि हे पर्टिक्युलरली 90च्या दशकात 2000च्या दशकात भरपूर गोष्टी झाल्या आणि त्याच्यात या पॉलिसी का द्यायचे, कारण की त्याच्यात 80% पर्यंत एजंट्सना कमिशन मिळायचं आणि फक्त आपल्याला जास्त कमिशन म्हणजे पहिल्या महिन्याचं कमिशन 80%, नंतरच्या सबसिक्वेंट जे येतील त्याचं 7.5%. तर यामुळे की आता जर तुम्हाला इन्शुरन्स घ्यायचा असेल आजच्या डेटमध्ये तर तुम्ही टर्म इन्शुरन्स घ्यायला पाहिजे. 1 कोटीचं जर टर्म इन्शुरन्स घेतलं समजा तुम्ही आणि जर यू आर अराउंड म्हणजे तुमचं वय साधारणतः 30 असेल तर तुम्हाला फक्त ₹6,000 त्याचा वार्षिक हप्ता पडेल. आणि उरलेले पैसे मग तुम्ही वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये म्युच्युअल फंड्स आहेत, शेअर्स आहेत, बाकी बॉन्ड्स आहेत, याच्यामध्ये जरी गुंतवले आणि या सगळ्या गोष्टीचं कंपाऊंडिंग करून इफ यू वर्क इट आउट फॉर 35 इयर्स 30 ते 35 वर्षासाठी जरी तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर तुमचं जे उत्पन्न आहे म्हणजे तुमचे जे रिटर्न्स आहेत याच्यात साधारणतः 5 ते 6 पटीचा फरक पडेल. हे सगळे कॅल्क्युलेशन मी केलेले आहे, त्यानंतर मी बोलतोय. तर परंतु आपल्या अज्ञानामुळे मी माझं सांगतो की मिसेसच्या मैत्रिणीने पाठवलं, अजून पुन्हा मित्रांनी पाठवलं, घेऊन घ्या आणि याच्यात आपलं खरं नुकसान होतं. आणि जर तुम्ही एकदा पॉलिसी घेतली आणि समजा तुम्ही सबसिक्वेंटली तुमच्या लक्षात आलं की अरे नाही याच्यात काही तुम्हाला फायदा नाही आणि जर तुम्ही ती रिडीम करायला गेले तर तुम्हाला पहिल्या वर्षी काहीही मिळत नाही. ते सांगतात की तुम्ही 5 वर्ष राहिले तर मग तुम्हाला 20% मिळतील वगैरे वगैरे त्यांचे फॉर्म्युले. आणि समोरचा व्यक्ती आला की आपण डोळे लावतो, पटापट तयार करतो, आतमध्ये काय आहे काही वाटत नाही. तर एक तर पहिली गोष्ट आपलं उद्दिष्ट असलं पाहिजे की फुल साहेब आहेत, सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत, आपण त्यांचा सल्ला अवश्य घ्यावा. परंतु आपण स्वतःला एज्युकेट करणं हे फार महत्वाचं आहे. आता एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला की जसं आता मूळ साहेबांनी सांगितलं म्युच्युअल फंड 38 प्रकारचे म्युच्युअल फंड आहेत आणि कोणता म्युच्युअल फंड कुणाला सूट होईल तर हे प्रत्येकाने आपापला अभ्यास करून आपण ठरवायला पाहिजे. मग तो बॅलन्स फंड घ्यायचा की
लार्ज कॅप घ्यायचा, मिड कॅप घ्यायचा, स्मॉल कॅप घ्यायचा, या सगळ्या गोष्टी. आणि ही काही इट इज अ प्रोसेस, यू हॅव टू डेव्हलप इन इयर्स. म्हणजे एकदा कोणी सांगितलं की नाही वा हे 5 म्युच्युअल फंड घेऊन घे, याच्यात तू टाकत जा, SIP कर म्हणजे असं होईल, हे असं नाही आहे. जसं रिस्क ॲपेटाईट विषयी सांगितलं, रिस्क ॲपेटाईट प्रत्येकाने आपली ओळखायला पाहिजे की मी किती रिस्क घेऊ शकतो. रिस्क जर कॅल्क्युलेट करण्याचा सोपा फॉर्म्युला आहे की 100 मायनस युअर एज, दॅट इज युअर रिस्क. मग तेवढे रिस्क तुम्ही समजा तुम्हाला इक्विटीमध्ये घ्यायचं असेल, समजा कोणाचं वय 40 असेल तर 100 मायनस 40 60% ऑफ युअर कॉर्पस यू शुड इन्व्हेस्ट इन सम व्हॉट रिस्की इन्स्ट्रुमेंट. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की युअर रिटर्न आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू युअर रिस्क. आणि ही जी रिस्क असते, दिस इज अ कॅल्क्युलेटेड रिस्क, की तुम्हाला किती रिस्क घेतली तर किती रिटर्न मिळतील. आणि असं म्हणतात की जर तुम्ही इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट केला आणि इफ यू रिमेन इन्व्हेस्टेड फॉर 7 years युअर रिस्क कम्स टू 0. तर या वेगवेगळ्या गोष्टींचा सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे आपण अभ्यास, लाईफ लॉंग लर्निंग ॲटिट्यूड आपण डेव्हलप केली पाहिजे. आणि परत या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये 2 पार्ट आहेत की 20% स्ट्रॅटेजी, म्हणजे जो काही आपण शिकू दॅट इज ओनली 20%, पण 80% पार्ट जो आहे दॅट इज द पार्ट ऑफ सायकॉलॉजी. आणि आपल्याला त्याच्यासाठी प्रयत्नपूर्वक माइंडसेट आपल्याला डेव्हलप करावा लागतो. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की याच्यामध्ये गुंतवले, शेअरमध्ये गुंतवले म्हणजे आपण ओव्हरनाईट रिस्क होऊ. मग लोक कोणाच्या तरी टिप्स ऐकतात, कुठून तरी गुंतवतात, 1-2 लाख रुपये गुंतवतात आणि मग ते सबस्टॅन्शियली खाली आले, 2 लाखाचे 1 लाख झाले किंवा 50,000 आले की मग शेअर मार्केटला शेअर मारून बाजूला होतात, शेअर मार्केटमध्ये परत कधी येत नाही. पण आपला हार्ड अर्न मनी असा वाया न घालवता की तुम्ही एक सिस्टमॅटिक अप्रोच ठेवून ओव्हर अ पिरियड ऑफ से 4 to 5 years, जे मी आता करतो आहे. आणि मी माझं शेअर ट्रेडिंगचं ऑफिसही इस्टॅब्लिश केलेलं आहे. आणि माझा मानस आहे की जास्तीत जास्त तरुण लोकांनी यावं, रिटायर झालेल्यांनी पण यावं, पण तरुण लोकांनी यावं आणि याच्या बाबतीत नॉलेज शेअरिंग करणं, नॉलेज डेव्हलप करणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे याच्यात आपली डिसिप्लिन, युअर डेडिकेशन आणि युअर कमिटमेंट आणि युअर कन्सिस्टन्सी, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि सुरुवातीच्या काळात म्हणजे जे आता समजा 20-25 वर्षाचे असतील आणि त्याच्या वयाचे असतील, त्यांनी एक सबस्टॅन्शियल पार्ट आपला इन्व्हेस्ट करणं, ते 20%, 30%. युअर सेव्हिंग शुड बी युअर टोटल सॅलरी ऑर व्हॉट एव्हर यू आर अर्निंग. मग त्याच्यातून तुम्ही पहिले तुमचे इन्व्हेस्टमेंट करायचं आणि उरलेले जे पैसे आहेत त्याच्यातून खर्च करायचा. जसं मोहन साहेबांनी आता सांगितलं की सुरुवातीच्या काळात काही काही गोष्टीपासून वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दॅट. उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड. माहित आहे तुम्हाला की क्रेडिट कार्डवर मॅक्सिमम किती 45% क्रेडिट कार्डवर चार्ज करण्यात येतं. पण हे या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला माहीत नसतात आणि या आपल्या अज्ञानाचा फायदा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन घेतात, बरेचसे एजंट घेतात. तर ओव्हर द लॉंग पिरियड जर आपल्याला ग्रो व्हायचं असेल तर आपण हे आपलं ज्ञान वाढवणं आवश्यक आहे. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. आता एवढंच म्हणतो की इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आऊं. तर धन्यवाद. याविषयी समजा काही प्रश्न असतील तर ते नंतरच्या सत्रात आपण घेऊ. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Mr. Aditya Thul. He has completed his MBA from Mumbai University. He has also 1 year experience in Kotak Mahindra Bank. He has worked as RM. Currently, is working as a mutual fund distributor for last 2 years.
a big applause to him. तो कुठे गेला तो अरे डॉक्टर साहब सर यार बस आपके दोस्त है आपकी वाइफ का दूसरे दिसत आहे का सगळ्यांना? माझा आवाज येत आहे? गुंडाला सगळ्यांना लास्टपर्यंत. माझं नाव आदित्य फुल आहे. मी अँटी रजिस्टर म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आहे. सो धून सरांनी आणि बहादुर सरांनी तुम्हाला म्युच्युअल फंडच्या बद्दल सांगितलं असेल, तर मी तुम्हाला एक्सटेंड करतोय. सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्याबद्दल सांगत आहे. सो व्हॉट इज SIP? SIP हा म्युच्युअल फंडचा एक पार्ट आहे. So what will the ideas for today? Understanding SIP, understanding risk, power of compounding, goal-based SIP, best time to start an SIP. So what is SIP? SIP systematic investment plan. कितने लोगों ने RD सुना होगा? Yes. Recurring deposit? Yes, correct. तो SIP भी RD के समान है. बस RD में केवल इतना है कि एजेंट आपके घर में आता है पैसा लेने के लिए हर महीने. करेक्ट. आप जब SIP करते हो म्यूचुअल फंड में, तब आप जब आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो आपको बैंक मैंडेट करना पड़ता है. बैंक मैंडेट मतलब आपको हम लोग आपको एक लिंक भेजेंगे. लिंक भेजने के बाद आपको बैंक डोनेशन आपको सब बैंक डिटेल्स उसमें भरना पड़ेगा. उस भरने के बाद आपको अपने आप पैसे आपके अकाउंट से हर 1 तारीख को ऑटो डेबिट हो जाएगा. माहिती आहे लोकांना, पण तरीही एक म्युच्युअल फंड काय आहे जनरल सांगितली आयडिया.
आपण SIP मध्ये करतो. नंतर ते सर सर कमर जस्ट SIP SIP झालं म्हणून. सो बस केवल इतना है कि जैसे मैंने बताया हाउ डज इट वर्क, अमाउंट इज ऑटो डेबिटेड एंड इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड स्कीम। उस हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होंगे और एज पर द एनएवी ऑफ द स्कीम आप इन्वेस्ट जो भी आपने SIP किया है म्यूचुअल फंड में वो पैसा आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पैसा डाला है वो हमेशा 5 इयर्स के बाद ही रिडीम कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी RD में ऐसा है कि आपको एजेंट को बोलना पड़ता है कि मेरे को पैसे निकालने के लिए आपने उनको बोलना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसी फैसिलिटी है, आपको एक ऐप दिया जाएगा माई प्लानर करके, उस हिसाब से आप अपने हाथ से अपने यूनिट्स रिडीम कर सकते हो, मतलब आप अपने पैसे रिडीम कर सकते हो। तो व्हाट आर द फ्लेक्सिबिलिटी विच म्यूचुअल फंड आर प्रोवाइडिंग? रिडीम मनी एनी टाइम, जैसे मैंने बोला आप अपने हिसाब से कभी भी पैसे आप निकाल सकते हो म्यूचुअल फंड में, ठीक है। चूज एनी अमाउंट स्टार्टिंग विद एज लो एज ₹100। पहले म्यूचुअल फंड में कैसा था, पहले ₹500 से SIP स्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड ने अभी ऐसी फैसिलिटी दी है कि आप एज लो एज ₹100 से SIP कर सकते हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैसिलिटी दैट म्यूचुअल फंड आर प्रोवाइडिंग। चूज एनी डेट, आप अपने हिसाब से कोई भी डेट चूज कीजिए। किसी की सैलरी 1 तारीख को आती है तो कोई वो डेट 5 तारीख चूज कर सकता है, किसी की सैलरी 10 तारीख को आती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड की डेट अपने यानी कोई भी अपने हिसाब से डेट वो चूज कर सकता है। स्टॉप एट एनी टाइम, कभी भी आप अपने हिसाब से स्टॉप कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि SIP की आप मेरे से भरना नहीं हो रहा है तो यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम। इंक्रीज अमाउंट एनी टाइम, आप अपनी SIP की अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। किसी को अगर ₹500 की SIP अभी चल रही है तो आप उसको 500 से 1000 भी कर सकते हैं, और किसी की 1000 की चल रही है तो आप 1000 से 2000 भी कर सकते हैं, तो उसको स्टेप ऑफ SIP बोलते हैं इन म्यूचुअल फंड। डिक्रीज अमाउंट एनी टाइम, ऐसा म्यूचुअल फंड फैसिलिटी भी देती है कि आपने जो 500 की SIP की है उसको आप 100 की भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 500 की SIP की है वो कंटिन्यूस वो 500 की ही रहे। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैसिलिटी दैट म्यूचुअल फंड आर प्रोवाइडिंग, ऐसा आपको RD में नहीं मिलेगा। वरीड अबाउट व्हेन टू बाय, जब भी आप SIP करते हो तो आपको मार्केट का टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कब नीचे जाएगा, मार्केट कब ऊपर जाएगा, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप SIP कीजिए करेंगे तो आप बिंदास कीजिए SIP, मार्केट को देखिए मत कि ऊपर है कि नीचे है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ SIP? फर्स्ट वन इज ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल योर एक्सपेंसेस, इट हेल्प्स टू कंट्रोल ऑल योर मनी। इससे क्या होगा, आप मनी जब कंट्रोल करोगे इससे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप आपकी SIP करोगे। सो सेकंड वन इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, ये स्ट्रेटेजी हेल्प करती है इन्वेस्टर को टू परचेस मोर यूनिट्स व्हेन द मार्केट इज लो एंड द वाइस वर्सा। थर्ड वन इज मार्केट टाइमिंग रिस्क मिनिमाइज, मीन्स जब भी आप SIP करते हो तो मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फोर्थ वन इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है जब भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ 8 वंडर जिस अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, जैसे मैंने आपको बोला यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट एज स्मॉल अमाउंट एज ₹100। लास्ट वन इज हेल्प टू अचीव फाइनेंशियल गोल, ये आपको SIP जब भी आप करते हो तो आपको आपकी फाइनेंशियल गोल आपको हेल्प करती है अचीव करने के लिए। किसी का ड्रीम होगा बाइक लेना, किसी का ड्रीम होगा घर लेना, किसी का ड्रीम होगा कहीं वैकेशन पे जाना। अगर आप SIP करते हो स्मॉल अमाउंट से भी फॉर 20 ईयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल थ्रू SIP। इतनी ताकत है SIP में, म्यूचुअल फंड में। डिसिप्लिन इज द की, जब भी आप SIP करते हो तो डिसिप्लिन से कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने SIP 1 साल के लिए की है तो दूसरे साल में बंद करता हूँ। सो डिसिप्लिन इज द की। दूसरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 की वंस बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन की 10,000 टाइम्स। दूसरी बोलता है कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 की एक बार ट्राई किया है, मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक ही 10,000 बार ट्राई किया है। सो डिसिप्लिन इज द की इन म्यूचुअल फंड। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, जैसे मैंने बोला 8 वंडर, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
जिसने अंडरस्टैंड किया वो अर्न करेगा, जिसने नहीं किया वो पे करेगा। सो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, आई अर्ज एवरीवन टू स्टार्ट SIP एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब आप काम पे जाते हो तो आप लोग पैसे कमाने जाते हो, यानी कमाने लेके आते हो, और जब आप पैसा कमाने के लिए भेजोगे तो वो आपको डबल पैसा कमा के लेके आएगा। सो यही है मेरा स्मॉल प्रेजेंटेशन था, फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। एक प्रश्न आहे, SIP मध्ये जे जमा झाले पैसे हां. तर त्याच्यात आपल्याला काही पैसे रिडीम करायचे आहेत, तर करता येतं का? बिलकुल करताय तुम्हाला आम्ही तुम्हाला एक सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइड करू माय प्लॅनर म्हणून, तर तुम्ही त्या ह्याच्याने केव्हा पण तुम्ही रिडीम करू शकता। नाही, पूर्ण नाही करायचं, पार्शल युनिट्स आहेत, यू कॅन रिडीम एनी अमाउंट ॲज पर युअर चॉईस। यू कॅन रिडीम युअर, जसं तुम्ही जर तुमचे जर 10,000 जमा झाले आहे, तर तुम्हाला वाटलं की मला आता जर 5,000ची गरज आहे, तुम्ही 5,000 पण रिडीम करू शकता। असं काही जरूर नाही की तुम्हाला 10,000च रिडीम करायची आहे, वर्षभर ठेवा लागेल वैसे असं काही जरूर, म्हणजे जितकं जास्त तुम्ही ठेवाल तितकं जास्त फायदा आहे। आणि टॅक्सेशन पार्ट येतो एक टॅक्सेशन पार्ट हा आहे की तुम्ही जर वर्षाच्या खाली ठेवले तर 15% टॅक्स आणि वर्षाच्या वर ठेवले तर 10% टॅक्स। लॉंग टर्म आणि शॉर्ट टर्म याच्यामध्ये पहिले झालेले युनिट्स कटतात, शेवटचे युनिट्स कटतात। सॉरी सर, म्हणजे जानेवारीपासून सीट चालू केला आपण, हां हां, जानेवारी 2024 पासून, करेक्ट। आणि मग आपल्याला समजा की एप्रिल 2025 मध्ये काही अमाऊंट पाहिजे, बरोबर आहे। तर त्याच्यामध्ये आपलं 1 वर्ष तर देऊ जानेवारी 25 मध्ये, जानेवारी 24चे युनिट्स कटतील की जानेवारी 25 पासून? सर तुम्ही ज्या दिवशीपासून SIP करतात त्या दिवशीपासून करता पहिला जो आहे हां, म्हणजे कारण की तुम्ही ज्या दिवशीपासून SIP स्टार्ट करता आहे त्या दिवशीपासून तुमचे युनिट्स अलॉट पण होते आणि त्या दिवशीपासून तुमचे युनिट्स करतील, रिडीम करायचे असेल तर पहिलं युनिट जे आहे ते पहिल्याच कटतील, पहिले करतील आणि नंतरची नंतर करतील, कारण की आपण जे पहिले इन्व्हेस्ट करतो ना ते पहिले करतात। करेक्ट, पण बँकेमध्ये करण्याचा तुम्हाला एक सांगतो, बँकेत तुम्हाला फायदा, तुम्हाला सर्व्हिसेस नाही देते इतके आम्ही तुम्हाला सर्व्हिसेस देऊ नाही। तुम्ही आमच्या तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्येच जा, तुम्ही बँकेकडे नाही चालले, आम्ही म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आहे। अदरवाईज काय लमसमचा काय पार्ट असतो? लमसम सर सांगतो, मी SIPचा बद्दल सांगितलं तर लमसम सर मी कव्हर करणार SIP मध्ये लमसम सुद्धा असतं? नाही, SIP वेगळं आणि लमसम वेगळं असतं। पण SIP मध्ये टॉपअप करता येते? बिलकुल करता येते सर, बिलकुल करता येते। लमसम मध्ये आपण टॉपअप पण करत असतो, डिक्रीज अमाउंट पण करू शकतो। तर हा SIP चा अमाउंट इक्विटी मध्ये जातो की डेट मध्ये जातो? सर आपण तुम्ही इक्विटीमध्ये पण इक्विटीचाच पार्ट आहे तर तुम्हाला सर इक्विटीचा म्हणजे तुम्ही इक्विटीमध्ये पण इक्विटीमध्ये म्युच्युअल फंडमध्ये 2 पार्ट आहे, इक्विटी आणि डेट। तर तुम्ही डेट मध्ये करू शकता, नाही तर मग इक्विटीमध्ये करू शकता। एक तुम्ही म्युच्युअल फंड कुठला घेताय, म्युच्युअल फंड घेताना कुठला आहे, बॅलन्स फंड आहे किंवा लार्ज कॅप आहे, मिड कॅप आहे, स्मॉल कॅप आहे, त्याच्यावर डिपेंड असते। आता काही म्युच्युअल फंड मध्ये समजा 70% इक्विटी 30% डेट असते, तर त्याच्याप्रमाणे हायब्रिड म्हणतात ते। दुसरं आता कोणी विचारलं होतं की कुठले युनिट पहिले होतात, कोणी विचारलं होतं, तुम्ही विचारलं। एकदा तुम्ही युनिट घेतले, समजा आता तुमचे समजा महिन्याला 100 युनिट होत आहे, समजा पहिल्या महिन्यात 100 आले, रेट कमी होता, नंतर त्याला 90 आले, एकदा सगळे युनिट आले की सगळे युनिट सारखे आहेत, पहिले आणि नंतर असं काही नसते। तुम्ही ज्या दिवशी रिडीम करता त्यावेळी जी काही NAV असेल त्या NAV, समजा आता तुम्ही समजा पहिल्या वेळी समजा तुम्ही महिन्याला तुम्हाला 100 युनिट हे झाले, समजा 50च्या भावाने, नंतर त्या महिन्याला 55च्या भावाने झाले, आणि असं समजा की ज्यावेळी तुम्ही रिडीम करताय त्यावेळी समजा ऍव्हरेज भाव 65 रुपये आहे, तर तुम्हाला जेवढे युनिट रिडीम करायचे आहे गुणिला 65, त्याप्रमाणे तुम्हाला रिटर्न मिळेल। नाही, टॅक्सेशन हा टोटली वेगळा पार्ट झाला। टॅक्सेशन तुम्हाला शॉर्ट टर्म, टॅक्सेशन शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म 2 प्रकारचे आहेत, ते कव्हर जितके पण प्रश्न सर आता याचा ऍन्सर देतील, मी पण देऊ शकतो असं काही नाही, पण माझा पार्ट SIPचा होता। SIPचे जितके पण क्वेश्चन आपण लास्टवर घेऊया, चालेल सगळ्यांना?
Okay, I would like to call Mr. Umang Jain sir. He's from Healthcare Insurance. He will tell us about insurance. Good afternoon, everyone. Hello. 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 Yeah. So good afternoon, everyone. First of all, thank you, sir, for giving us an opportunity. Myself, Umang Jain. मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने एंड मेरे कलीग हैं योगिता मुनि मेरे साथ है। तो पर्पस ये था कि मैं सुन रहा था सभी स्पीकर्स की बात, तो मुझे कुछ मेरे मैं जब CFP कर रहा था व्हेन आई वाज इन ICICI प्रूडेंशियल में, मैंने इंश्योरेंस में ही काम किया है टोटल, तो मुझे उस समय की कुछ बातें याद आ गई। बट मैं अभी करंटली आपसे जो पर्पस के लिए बात करना चाहता हूँ वो फाइनेंस के साथ ही रिलेशन रखता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और मेरे शायद पिताजी की उम्र के भी कुछ लोग होंगे, तो आप लोगों के उम्र के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत छोटा हूँ, बट जितना मैंने थोड़ा सीखा है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की बात करते हैं तो ये डेफिनेटली हमारी अर्निंग और हमारी कमाई से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, करेक्ट है। अगर हम कमाएंगे तभी हम सेव कर पाएंगे और कमाने के लिए हम हेल्दी होना चाहिए, करेक्ट है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम कमा पाएंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का जो समय आया था उसमें एक बहुत अच्छी लर्निंग हम सभी को दिया है और थैंक यू जो भी भगवान जो भी जिसको भी मानते हैं कि हम सब आज वो पीरियड को देख के आज यहाँ पे बैठे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का शायद उस समय से जो महत्व है बहुत बढ़ चुका है, करेक्ट है। तो आज भी इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, तो अगर मैं 100% में से बात करूँ तो 3% के नीचे आज भी हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन लेवल है इंडिया में, यानी मोर देन 97% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज स्टिल नॉट कवर्ड, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम एक ही बार आएगा, करेक्ट है, जब तक कि या तो मैच्योरिटी आएगी या तो डेथ बेनिफिट आएगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस में कितने बार क्लेम आएगा और कब आएगा ये आप और मैं नहीं जानते। तो मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस चाहे वो एक सब्जी वाला हो चाहे एक करोड़पति इंसान हो, हर किसी की आज की तारीख में बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है। जैसे हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा मकान की जगह आज का जो डेफिनेशन है वो है टर्म प्लान, जैसे अभी सर ने बताया, एक SIP, और मेरे ख्याल से तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए आपके पास वो है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो ये जो बाकी की दोनों चीज़ें वो बराबर शायद कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप हो मैं हो हम सब मेरे ख्याल से एक साधारण या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप में और हमारे में से किसी के पास ऐसे लाखों रुपए शायद बैंक में नहीं रखे होंगे कि जहाँ पे अगर मेरे को मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मैं उसमें से विड्रॉ कर लूँगा, या हम में से कोई SIP मेडिकल इमरजेंसी के लिए शायद ओपन नहीं कर रहा है। जैसे अभी बात किए थे आदित्य ने कि हर किसी का गोल्ड बेस्ड प्लानिंग भी हो सकता है SIP के लिए, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई SIP नहीं खोलता। बट उसी की जगह अगर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लिया तो शायद मुझे वो SIP को ब्रेक करने की कभी नौबत नहीं आएगी। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक आध मिनट में लूँगा। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी जो कंपनीज में कुछ फर्क है। तो इंडिया में 3 प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस जिसमें हमारा मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जो नेशनल ओरिएंटल हमारा हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं वो भी आ गया, और तीसरे टाइप की कंपनी होती है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम साही बोलते हैं। तो इंडिया में टोटल 5 ही साही कंपनी हैं
जो अभी ऑपरेट कर रही है, जिसमें से केयर हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जुलाई 2012 में स्थापित हुई थी। तो अभी ऑलमोस्ट 13 साल यानी 12 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं कंपनी को। पहले केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम रेलिंगर हेल्थ इंश्योरेंस नाम से जाना जाता था। तो हमारा ऑफिस रविनगर स्क्वायर पे है और मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड महसूस होता है कि हमारी जो कंपनी है उसमें सभी एज ग्रुप के लिए प्लान्स अवेलेबल है। साथ में अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हो गया, मेरे ख्याल से ये जो 4 बीमारी बोला है मैंने, इसमें से कोई ना कोई 1% आपके घर में शायद जरूर इससे ग्रसित होगा। शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके घर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आज हम हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कुछ एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग लगता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें हम तुरंत 1 महीने बाद ये चारों बीमारियों को कवर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में अभी नई आ रही है। पहले का समय था कि जहाँ पे लोग 50,000 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते थे, बट आज के प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता है कि आज 5 लाख या 10 लाख भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस मेरे ख्याल से हर किसी के पास रहना चाहिए, चाहे कोई भी कंपनी से लीजिए, बट हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उसको पोर्ट भी करा सकते हैं। जैसे पहले BSNL एक ही था टेलीकॉम सेक्टर में क्लियर, बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में आया। तो हम क्या करें कि हमारा जो पुराना नंबर था उसी को दूसरे कंपनी में हमने शिफ्ट कर दिया, नंबर चेंज नहीं हुआ। वैसे ही हम हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट भी करा सकते हैं। तो जो बेनिफिट्स है और जो सीनियरिटी वो लॉस नहीं होती है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सभी का। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू हेल्थ इंश्योरेंस। प्रीमियम्स मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो प्रीमियम कैसे होंगे? जी, तो सर प्रीमियम में इंडिविजुअल एज वाइज बता दूंगा आपको, आपसे 1 to 1 डिस्कस करके। आप सर के पास आपका इंक्वायरी छोड़ दीजिए, लगा तो हम पर्सनली आके आपसे मिलेंगे। मेरा पर्पज़ ये था कि हमारे पास सभी क्या बोलते हैं एज ग्रुप के लिए प्लान अवेलेबल है। किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है जिसमें अदर कंपनीज प्लान नहीं देती, उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट्स है। जैसे किसी के एंजियोप्लास्टी हो चुका है, बाईपास हो चुका है, किसी को और कोई दूसरी हेल्थ इश्यूज है जिनको कोई कंपनी प्लान नहीं देती, उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हम लोग प्रोडक्ट दे सकते हैं। नॉर्मली वेटिंग पीरियड क्या होता है इसकी? कोई एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं होती? यस, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हेल्थ इंश्योरेंस में तो 3 प्रकार की कंडीशंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई भी पहली बार पॉलिसी लेते हैं तो एक्सीडेंटल कवर हमारा डे 1 से शुरू हो जाता है, बट नेचुरली बीमार पड़ के या इलनेस के लिए हम फर्स्ट 1 मंथ क्लेम नहीं कर सकते, फर्स्ट 1 मंथ नई पॉलिसी के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो कुछ कंपनी 3 साल का वेटिंग लगाती है, कुछ कंपनी 4 साल का वेटिंग लगाती है। लेकिन मैंने जैसा भी आपको बताया कि ABCD अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, इसलिए हमारी कंपनी में भी प्रोडक्ट है। कुछ और 1-2 कंपनियों ने भी वैसे प्रोडक्ट लाए हैं जिसको तुरंत 1 महीने बाद से कवर कर सकते हैं। तीसरी वेटिंग कंडीशन होती है 2 इयर्स वेटिंग बोलो या नेम्ड एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो नेम्ड एलिमेंट बोलो या फिर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं हमारी, हमको हो सकती है जो आज आपको है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता या आपको भी नहीं पता। जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंदु है, वो 1 दिन या 2 दिन में डेवलप नहीं होता, उसको एक समय लगता है डेवलप होने को। तो इसी प्रकार से IRDA बोलो या हर इंश्योरेंस कंपनी में 14 प्रकार की लिस्ट है बीमारियों की जो पहले 2 साल कवर नहीं होती है, और वो सारी कंपनियों के लिए कॉमन है, जिसमें हर्निया, कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, फिर लेडीज में यूटेरस रिमूवल, जेंट्स में प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम आता है, वेरिकॉन वेन्स है। तो ऐसी वो 14 प्रकार की लिस्ट है जो पहले 2 साल कवर नहीं होती, और ये न्यू फायर के लिए है जिसकी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है और वो दूसरी कंपनी में पोर्ट करता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रहती। पर्टिकुलरली अबव 60 के लिए क्या प्लान है?
सर हमारे पास जैसे मैं बात करूँ सिंपल गाड़ी की भाषा में बात करता हूँ, एक बेसिक मॉडल भी आता है और एक टॉप एंड मॉडल भी आता है। तो हमारे पास सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जिसमें प्रीमियम कंपैरेटिवली कम आता है बट कुछ कंडीशन होती हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसमें कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक एवरेज में 60 के लिए ऑलमोस्ट 60 प्लस बेड है ऐसा। जी जी हाँ। उसी एक बारे 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए कितना प्रीमियम एक आता समझ है? के चलिए 61 से 65 का एक ब्रैकेट पकड़ लेता हूँ, हाँ। क्योंकि हमारे इंश्योरेंस में नॉर्मली एज ब्रैकेट चलते हैं हाँ। कि 46 टू 50, 51 टू 55। तो जैसे 61 से 65 अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो उनका नॉर्मली प्रीमियम एक 30,000 से 32,000 के आसपास आना चाहिए ईयरली, या 35,000 आप पकड़ के चलिए। और इसमें कोपे और सब लिमिट्स के क्लास होते हैं क्या? वही मैंने बताया सर, बेसिक मॉडल में रहेंगे, टॉप एंड में नहीं रहेंगे। नहीं। तो हमारे पास ऐसा भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें आप पॉलिसी आज लेते हो, उसके बाद क्लेम करते हो या नहीं करते हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी पॉलिसी आने वाले समय में 7 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने 10 लाख का प्लान लिया, हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत कॉमन वर्ड होता है नो क्लेम बोनस, कि आपने क्लेम नहीं किया तो बोनस मिलेगा। बट हमारे केयर में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसमें आप क्लेम करो या ना करो, दोनों ही केस में आपका बोनस बढ़ेगा, और आने वाले 5 सालों में आपकी पॉलिसी 10 लाख की 70 लाख हो जाएगी। क्लेम रेट क्या है? सर क्लेम्स के बारे में हर वेबसाइट, हर कंपनी अलग अलग तरीके से करती है, क्योंकि रेटिंग कंपनी में अगर किसी कंपनी ने किसी को पैसे दे दिए तो वो 99% भी डाल देता नहीं, है। आपका कितना है? मैं वही बोल रहा हूँ, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। एक अंदाज मैं बोलूँ आपको, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट 95.2% हमारा क्लेम रेशियो है। हाँ, क्लेम्स में 2 चीजें होती हैं, और मेरे ख्याल से एज अ आपके पास अगर ऑलरेडी पॉलिसी है तो फिर 2 चीज हम एज अ कस्टमर को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पॉलिसी ले रहे हैं तो हमको सब चीज क्लियर और ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए एजेंट को। क्योंकि क्या होता है, आज हमको लगता है हम पॉलिसी ले लेंगे और हमको क्लेम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी का या इंश्योरेंस कंपनी का जो काम है, क्लेम डिपार्टमेंट का काम ही है क्लेम रिजेक्ट कैसे किया जाए। हम आए गए वो दैनिक भास्कर में पढ़ते हैं कि ये क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, वो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, उसके पीछे का अगर आप डिटेल में जाएंगे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मुझे अभी क्लियर हेल्थ इंश्योरेंस में 3 ही साल हुए, बट मैंने जितना देखा है जो भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं उसके पीछे का रीजन एक है कि कस्टमर जब हमसे पॉलिसी लेता है तो बोलता है नहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक थोड़ी बीपी की गोली खाता हूँ, बीपी नॉर्मल है मेरा, लेकिन आप बीपी नहीं है मेरे को, तो मुझे उसको बताना पड़ता है बीपी की गोली खा रहे हैं इसलिए वो नॉर्मल है, तो आपको बीपी है। तो हमें जब पॉलिसी लेते हम तो हमको बोलते हैं कुछ नहीं है, बट जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो तब उसको सब कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। और वहाँ अगर पास्ट हिस्ट्री निकल गई और आपने पॉलिसी लेते समय नहीं बताया तो फिर प्रॉब्लम। तो आपका कहना ऐसा है कि सब जो दोष है वो कस्टमर का ही है, एजेंट जो बेचते हैं वो सब चीजें बता देते हैं। मेरा कहना यही है कि आप देखिए आज की तारीख में क्या है, आप कंज्यूमर फोरम में भी अगर कोई चीज के लिए जाते हैं तो एक इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है बायर बी अवेयर। बायर बी अवेयर का मतलब ये होता है कि आप स्वयं आप जो चीज खरीद रहे हो उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखो। अगर आप चीज, मैं ये नहीं बोल रहा आप डिटेल में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जान पाओगे, बट आप पॉलिसी ले रहे हो तो एजेंट से पूछो भैया मैंने अगर बीपी बताया था तो लिखित में कहाँ पर है, अगर मैंने ये XYZ बीमारी आपको बताया था तो मेरे को लिखित में चाहिए पॉलिसी में। हमारी पॉलिसी में आपको हर बीमारी के बारे में डिटेल में लिख के मिलेगा कि ये बीमारी आपने मेंशन करी है, क्योंकि दो चीज मिलती है पॉलिसी लेने के बाद। एक प्रपोजल फॉर्म होता है जो हम फिलअप करते हैं तो उसमें कोई बीमारी मेंशन लिख रहेगी, और दूसरा रहता है पॉलिसी कॉपी। तो पॉलिसी कॉपी में कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जो बीमारी की कंडीशन में नहीं आते तो उसको इग्नोर किया जाता है, बट प्रपोजल फॉर्म में लिखा रहता है। तो लेकिन आपके इधर से, आपके कंपनी के इधर से ऐसा कुछ इनिशिएटिव है क्या कि आप लोग एजेंट को बोलेंगे कि वो सुमोटो सबको इन्फॉर्म करे सब चीजें? जी, कंपनी के बहुत से लोग तो नहीं पूछेंगे, लेकिन करेक्ट। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो पहली बात तो हम बताना चाहिए, वो बात ये अगर नहीं पता है तो कंपनी के तरफ से टेली कॉल होकर वेरिफिकेशन होता है जिसमें कंपनी के डॉक्टर बात करते हैं और वो रिकॉर्डेड लाइन होती है। अगर कल चल के मैंने प्रपोजल फॉर्म में बताया था और मेरे प्रपोजल फॉर्म में मेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, तो जब कंपनी की तरफ से कॉल आता है तो आप उसमें वो बीमारी का व्याकरण कर सकते हैं कि मैंने ये बीमारी
बताया था। ऐसी बहुत सी बार होता है कि कस्टमर हमसे पॉलिसी लेते समय कुछ नहीं बताता और जब उसको कॉल जाता है तो पॉलिसी रिजेक्ट भी होती है। तो बाद में आता है कि कस्टमर के एंजियोप्लास्टी हो, रिजेक्ट होती है, ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कस्टमर की एंजियोग्राफी हो गई और उसने हमको बताया भी नहीं कि उसकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो एक बस मेरा यही कहना था कि आप पॉलिसी अगर ले रहे हैं तो सारी चीज बताइए। वो प्रॉब्लम के हमको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम उससे रिलेटेड नहीं है, क्लेम मिल जाना चाहिए। सारी चीजें बताएंगे तो प्रीमियम बहुत बढ़ेगा ना। नहीं बढ़ेगा, ये गलत फहमी है, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरे कंपनी की बात करता हूँ, हमारे इधर कोई प्रीमियम अलग से चार्ज नहीं होगा। आप पूरा सब कुछ देखिए, अगर आप भरोसा करके ले रहे हैं तो फिर आपको आगे उसका क्लेम मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो सब कुछ बता के लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि आप पैसा भरेंगे और आप जरूरत के समय मेरा कंपनी का पॉलिसी अगर आपके काम नहीं आया तो फिर मेरा ये प्रोफेशन में रहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कुछ केसेस में कराते हैं, कुछ केसेस में नहीं कराते। 99% तो नहीं कराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप मुझे पास मेडिकल रिपोर्ट दे देते हो आपकी, तो वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि वो आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट कितनी है इसकी? कोई मैंने अभी पिछले महीने में 88 की एज मेरी पॉलिसी बनाया, कोई एज का लिमिट नहीं है। सर प्रीमियम डिफरेंस किती असते ऑनलाइन आणि ऑफलाइन मध्ये? 5% का फर्क आएगा सर, वो भी पहले साल फर्स्ट टाइम आप बाय करोगे पॉलिसी ऑनलाइन तो 5% से 1 रुपए का भी ज्यादा। मैंने मेरे केयर कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा बस। लेकिन अगर एखादी ने ऑनलाइन पॉलिसी ली और फिर अगर क्लेम का ये आया तो फिर वो उसको फिर खुद से करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है इंश्योरेंस ऐसी चीज है, उसको ऑनलाइन ना लेते हुए किसी ना किसी जिसको जानकार है या कोई पर्सन जिसको आप जानते हो उससे लीजिए। सर हमने आपसे पॉलिसी ली है, बरोबर, आपने उसको चेंज होकर भी दूसरे जगह चले गए। करेक्ट, एजेंट तो रहेगा आपके साथ। एजेंट तो आप ही हैं। नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ। एग्जांपल दे रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो। सर अगर मैं छोड़ के भी जाता हूँ, नहीं वो एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा। कोई जैसे कोई उस आप एजेंसी बोल नहीं, आप चले गए, आपने बोला कैशलेस में, करेक्ट आप ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ हॉस्पिटल में, करेक्ट उसको वो एक्चुअली अपने पेपर में जो न्यूज कटिंग आई थी उसमें ये बोला गया कि वो कंपनी वाले को बोलते थे कि आप अभी पे कर दो, हम आपको भी बाद में रिफंड कर देंगे। लेकिन जब वो उनका अप्रूव होता था सब, लेकिन जब वो केस डालते थे लेकिन उनका फिर सेटलमेंट नहीं। मैं इसमें देखिए, मैं बताता हूँ, इसमें कुछ हॉस्पिटल वाले इसमें बदमाशी करते हैं। अभी देखिए क्या होता है, मैं मेरे फादर का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे फादर की करीबन 24-25 साल से यूनाइटेड इंडिया में पॉलिसी चल रही है। अभी ये 20 फरवरी को मेरे पिताजी एडमिट हुए थे कैपिटल हॉस्पिटल दंतोली में, और शाम के 6 बजे मैंने एडमिट कराया। अब 6 बजे उनका कैशलेस का उनका कोई प्रोविजन नहीं था, तो हॉस्पिटल वाले ने बोला मुझे अभी का 5000 डिपॉजिट कर दो, कल आपका सवेरे जब कैशलेस पे जाएगा फाइनल बिल में आपको 5000 रुपये सेटल हो जाएंगे। तो मुझे रिटर्न आ गए वो पैसे 5000। तो रहा सवाल, अब मैंने अगर छोड़ दिया तो डेफिनेटली अगर एजेंट भी आपका छोड़ देता है तो फिर मेरे ख्याल से आपकी पॉलिसी सर्विस नहीं मिल रही है तो आप दूसरे एजेंट के पास फोन करा लो। क्योंकि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे रात में 12 बजे भी कॉल आ सकता है और सुबह 7 बजे भी कॉल आ सकता है, जब जैसी किसकी जरूरत है। एजेंट टू एजेंट भी पोर्टिंग होता है क्या? हमारी कंपनी में नहीं होता। अगर हमारी कंपनी में अगर एजेंट टर्मिनेट हो गया है तो मुझे कस्टमर से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा और मुझे सिस्टम में चेक करना पड़ेगा कि एजेंट अगर टर्मिनेट हो चुका है तो ट्रांसफर जल्दी होगा। हाँ सर का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैं केयर के बारे में बताता हूँ। तो केयर में नागपुर सिटी में मोर देन 130 हॉस्पिटल से ज़्यादा है जो कैशलेस में पैनल में है। ठीक है, अब कैशलेस में ये हॉस्पिटल में जाएंगे, हम कैशलेस पे डालेंगे, अब 4 से 5 घंटे में नॉर्मली अप्रूवल आ जाता है। अगर जो हॉस्पिटल पैनल में नहीं है उसके लिए अभी IRDA ने नया एक रेगुलेशन पास किया है कि अगर आपकी वो सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन 2 या 3 दिन का टाइम है आपके पास, यानी प्लान सर्जरी है, तो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस के लिए अप्रूवल ले सकते हैं। यानी वो कंपनी को वो हॉस्पिटल से कैशलेस करवा के दे देगी आपको, बट ये 2 दिन या 3 दिन एटलीस्ट समय लगेगा उसको पहले से। हाँ, इसके अलावा नहीं, आप समझे नहीं। अभी जैसे मुझे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है और 3 दिन या 4 दिन का टाइम है मेरे पास और मैं XYZ हॉस्पिटल में कराना चाहता हूँ,
तो मैं कंपनी को पहले से इन्फॉर्म करूंगा और हॉस्पिटल को, तो वो हॉस्पिटल के साथ कंपनी कैशलेस एग्रीमेंट कर देगी और वो कैशलेस हो जाएगा। बट मेरी इमरजेंसी में अगर मैं एडमिट होता हूँ अर्जेंट में, तो वो फिर आपको कैशलेस में जाना पड़ेगा। अरे दूसरी चीज, ये बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं, जैसे मेरे को दांत का प्रॉब्लम है, मैंने बोला मैं पॉलिसी भी लगा, मेरे को दांत का ट्रांसप्लांट है, ये है वो है, तो वो बोले ये कॉस्मेटिक में आता है बोले, तो ये हम इसका कोई मुआवजा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। तो वो क्यों? यस, तो 3 चीजें होती है जो नॉर्मल मेडिक्लेम में कवर नहीं होती है। वो होता है डेंटल, कॉस्मेटिकल और मैटरनिटी। मैटरनिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। अब डेंटल और कॉस्मेटिकल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सर मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन या एडमिट होने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो डेंटल और कॉस्मेटिकल चीज़ें हैं वो अगर मैंने नहीं भी कराया तो मेरा उससे सर्वाइवल जो है वो चल सकता है। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। देखो, वी आर सीनियर सिटीजन, और इसमें जैसे आपने मेंशन करा कि कैटरैक्ट और ये डेंटल प्रॉब्लम, ये अभी 70 की आयु में मैं कहाँ कॉस्मेटिक को दांत गिरा रहा हूँ, डेंटल कैसे कॉस्मेटिक में आ सकता है? नहीं, कैटरैक्ट आता है, क्योंकि कैटरैक्ट का अगर मैंने पर्टिकुलर समय तक के नहीं कराया तो हो सकता है परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाए। ठीक है, तो कैटरैक्ट कवर होता है सर। कैटरैक्ट पहले 2 साल के बाद कवर होता है, बट डेंटल और कॉस्मेटिकल ये नहीं होता। एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट केस में मेरा जॉ टूट गया और वहाँ मेरे को पूरा करना पड़ेगा, तो वहाँ हो जाएगा। अभी मेरे पास एक क्लेम आया था, एक लड़की थी कुछ 27-28 साल की, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे पैर में रॉड उसके डालना पड़ा, तो उसका तो पैसा मिला, साथ में उसकी पॉलिसी थी तो डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी, तो प्लास्टिक सर्जरी का भी पैसा मिला, क्योंकि वो एक्सीडेंट के कारण हुआ इंसिडेंट है। नहीं, नॉर्मल केसेस में आप डेंटल का एंटरटेन नहीं कर देंगे, वो क्यों नहीं? कंपनी की पॉलिसी है, उसके लिए क्या करेंगे वो? कंपनी की पॉलिसी है। ये मेरी एज 70 है, अभी आप उसको कॉस्मेटिक के रूप में देखें, कॉस्मेटिक करके ट्रीट करते हैं, हाउ इज पॉसिबल? मैं क्या अभी 70 के साल में अपना ये बड़ा हुआ, मेरी जरूरत है वो दांत बिठाना। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट जो IRDA की तरफ से जो चीज़ें निर्धारित हुई है, कंपनी ऐसा नहीं है कि अपने मन से ये नहीं करती है, ये IRDA की तरफ से है और ये हर जगह पे कॉमन है। वही मैंने भी वही देखा है। आपकी बात से मैं एक बहुत अच्छा बोलता हूँ, हमारी जो इंडिया एज अ कंट्री बोलूँगा डेवलपिंग नेशन में आता है, आज भी हम डेवलप नेशन में कहलाते हैं, बट आपका जो पॉइंट है, अदर जो डेवलप कंट्रीज है, US हो, कनाडा, कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ डेंटल से लेके हर एक चीज मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होती है। इंडिया में नहीं होती है। आने वाले समय में शायद जो बोल रहे हैं वो हो सकता है। वहाँ तो ऐसा सुना है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट भी आप बिगर इंश्योरेंस से कर ही नहीं सकते, वहाँ तो कंपलसरी है। बिल्कुल। एक पूछना था मुझे जी सर, आप जो डेंटल की बात कर रहे हो जी, डेंटल के कारण भी प्रॉब्लम आता है कि दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और दैट कैन इंपेयर द लाइफ, जैसा कि विजडम टूथ भी आता है या ऑपरेशन, उसके कारण उसका लाइफ भी खाना भी नहीं खा सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आता है। या फिर वो कुछ पेशेंट में ऐसा भी होता है कि वो दांत का इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसके कारण भी स्प्रेड होकर उसकी भी जान जा सकती है। ये भी चीजें हैं, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपके नॉलेज में है, तो आप उस समय में आप उसके लिए क्या काम कर सकते हो? क्या आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि हमारे कस्टमर इसका डिमांड कर रहे हैं करके? आने वाले समय में सर ये डेफिनेटली आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो तो आएगा, तो सर वो सब तरफ से आएगा, तो वो आएगा। नहीं, आपके तरफ से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सभी में कोरोना के दौर में सुना था कि ये ग्लव्स का, PPE किट्स का और जो सर्जिकल आइटम बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज हो रहा था। अगर आपने सुना हुआ तो 1500 2,000 रुपये लगा रहे थे वो। उसके बाद से हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत कॉमन चीज़ अभी आने लग गई है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल कवर करना, यानी जो कॉटन बैंडेज, ग्लव, सिरिंज, ये सारी चीजें हैं वो पहले कवर नहीं होती थी, अब वो कवर होना शुरू हो गई। नहीं, ये तो बात किसी और ने की। हमारा ये कहना है कि कस्टमर की ये डिमांड है, तो उसके लिए आपके तरफ से यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट। करेक्ट। So can you push the things that these are the problems which our customers are facing? तो उसके लिए आप बदलाव लाने के लिए आप कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं सर। और मैं मतलब
कुछ ऐसा इस पर बोल तो नहीं सकता, बट आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। 2-3 चीज़ें और ऐसी है, जैसे मैटरनिटी में भी कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है, बहुत बार आती है, तो वो भी नॉर्मल मेडिकल पर्व्यू के अंदर में नहीं आती है। बट ठीक है, आने वाले समय में सर वो डेफिनेटली आएगा, बट एज ऑफ नाउ नहीं है। कुछ चीज़ें अभी हम लोग जो नई अभी हमारी कंपनी में कुछ चीज़ें जो ला रहे हैं, तो हम लोग मैटरनिटी के ऊपर में कुछ एक हमारा प्रोडक्ट आने वाला है। ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है हमारा, बट हम और उससे एक बेटर चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक बात पूछना था, आपका जो नो क्लेम है जी, तो एक आधा आदमी जो है जो पिछले 50 साल से पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा है, उसने कुछ क्लेम नहीं किया है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है? सर मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, मॉनिटरी टर्म्स में नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरा एक पर्सन है, अभी आप पर्सनली बताइए, 50 साल पर्सनली लो, आप उनके घर पे चले, ये जो है वो पर्सनली लो, लीडरशिप प्रोग्राम चलने दो। हाँ, ये मैन टू मैन का है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर रखेंगे पूरा दिन। सर वो मैं वही ये पॉइंट क्लियर कीजिए ना। जी सर बोलिए। एक में 50 साल में एक बार बताया, सर आवाज़ नहीं आ रही। एक में 50 साल में एक बार क्लेम होता है और एक उनका एड्रेस ले एक बार क्लेम होता है। एड्रेस उनके घर में खुला है, उनके पूरी जो है पूरी रिपोर्ट में लेने का चार्जिंग फीस चार्जेबल रेवेन्यू बढ़ा है, उसके लिए आप क्या चार्जेबल वो प्रोबेबिलिटी के नहीं, वैसा नहीं होता है सर। अभी एक चीज बताइए, 2 ईयर जितना ही बताइए उसमें 50 साल 50,000 के हिसाब से जितना भी अमाउंट है उसके पॉकेट से, और आपने आपके कंपनी के लिए क्लेम भी नहीं किया, आपकी कंपनी का पैसा तो बचा हुआ है सर, बचा नहीं है। आपके कंपनी के क्लेम नहीं किया है। एक कंपनी है, एक पर्सन नहीं किया, उसके लिए क्या है? अरे इसका कहना मतलब ऐसा है क्या कि इसमें भी मेडिक्लेम दिया, उससे जाके बीमार पड़ना और क्लेम कर लेना, ऐसा तो नहीं है। लाइनर में रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को होगा कुछ क्वेरी तो सर से पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका ये दे दीजिए। हेलो सर, जय सर। हाँ कार्ड होगा तो कार्ड नंबर दूँ क्या? मैं मेरा नंबर बता देता हूँ सभी को, आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए अलग से पॉलिसी निकालेंगे आप Last but not the least, I would like to call Mr. Rajendra Puri sir, certified financial planner. मैं मेरा नंबर बता देता हूँ, शायद आवाज़ आ रही है सभी तक। मेरा नाम उमंग जैन है, मेरा नंबर है 9823157307 9823157307। अरे बता देना, निकलो ना मोबाइल में, तेरे को तो कार्ड दे। थैंक यू सर, हमारी बात Last but not least, we would like to call Mr. Rajendra Puri sir, certified financial planner. He has retired as superintendent engineering NECB from Mumbai. He has pursued his highest topmost financial degree as certified financial planner. Currently, he is working as a mutual fund distributor. He has been to make people aware about financial literacy, where to invest and how to manage money. So, I would like to call sir. नमस्ते, जय भीम सभी को। मी हे जे सेशन आहे ते टोटली इंटरॅक्टिव्ह ठेवणार आहे।
जसं आता इंटरॅक्टिव्ह झालं ना, सरांनी आपले योगून सरांनी जे म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्सबद्दल जी माहिती दिली त्याबद्दल, वैसे मेरा सेक्शन भी रहने वाला है। टोटल आपकी जो भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस है टोटली पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। वही हमने पेपर्स दिए 5 पेपर्स, टैक्स प्लानिंग भी हम जानते हैं। अदरवाइज यहाँ से विक्रम बोरकर सर आए हैं तो एक्सपर्ट ही है, उससे कोई ये नहीं है, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत टैक्स इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं। वैसे इंश्योरेंस के बारे में हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत। अभी उमन सर काफ़ी उस पर हेल्थ इंश्योरेंस के एक्सपर्ट है। अपने पास लाइफ इंश्योरेंस का कोई मिला नहीं, अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा, लाइफ इंश्योरेंस में तो हम स्पेशली टर्म इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्यों बोलेंगे आप, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस क्यों नहीं? अब ये हमारा कहना ऐसा है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियाँ बनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए बनी। इंश्योरेंस यानी सर आपको इंश्योरेंस बता सकते हैं कि इंश्योरेंस यानी क्या, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस यानी वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, बराबर है आगे साहब, ये वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है। जैसा आप लाइफ इंश्योरेंस का जो है, मान लो एक आदमी है विद अर्निंग, ओनली अर्निंग मेंबर, और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी मिसेस है, वाइफ है और 2 बच्चे हैं, और समझो मान लो खुदा ना खास्ता कि दुनिया में नहीं रहा तो उनकी फैमिली का क्या होगा, बराबर? तो उसने ऐसा प्रोटेक्शन अपने फैमिली का करना चाहिए ताकि ये फैमिली प्रोटेक्ट रहे। 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेकर रख दिया, जिसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, तो डेफिनेटली उसके अच्छा उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी। और ज़्यादा का निकाला और उसके एजुकेशन की जो भी लाइबिलिटीज़ है और बाकी की जो लाइबिलिटीज़ है वो भी उसने ऐड किया, तो वो सारा उसको कवर हो सकता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस इस तरह इम्पोर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब भी आपके तरफ आती है तो आपको बोलना है कि ये हमें टर्म इंश्योरेंस ही निकालो। हाँ, टर्म के अलावा और बाकी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है ना, एंडोमेंट पॉलिसी है, मनी बैक है, ये है वो कैसे है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट है। हाँ, उसमें क्या करते हो लोग, आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहता है ज़्यादा, आपको बोलते हैं आपको पैसा वापस मिलेगा। इंश्योरेंस कम रहता है, 10 लाख हो गया तो 20 लाख, 20 लाख में समझो आप नहीं रहे तो 20 लाख में आपकी फैमिली का क्या होगा, वो तो रास्ते में आएगी ना। वो इंश्योरेंस का क्या मतलब है, लेकिन लोग वो एजेंट क्या करते हैं, आपको वो इंश्योरेंस देते हैं, तो उसका ट्रेडिशनल हाँ, वो क्यों देते हैं कि इसको कमीशन ज़्यादा रहता है। और आजकल इंश्योरेंस कंपनी जैसी पहले LIC की मोनोपोली थी, अभी तो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनी आ गई है। इंडिया लाइफ इंश्योरेंस भी वही करती है, तुम्हारी बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है कोटक और पूरी है वो भी वही करती है, क्योंकि उसमें कंपनियों का ज़्यादा फायदा, कंपनी का फायदा है और एजेंट्स का फायदा है। अब ये मैं हमारे पास वैसे हमारे पास भी इंश्योरेंस की एजेंसी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम टर्म इंश्योरेंस के सिवा और हेल्थ इंश्योरेंस के सिवा दूसरा कोई भी इंश्योरेंस हम बेचते नहीं। ये रहा समझो इंश्योरेंस के बारे में। अभी जैसे कि मैंने बात किया था पर्सनल फाइनेंस, मैं बहादुर साहब को ही पूछना चाहूँगा, जैसा उन्होंने अपने भाषण में भी बहुत कुछ कवर किया पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। यानी ऐसा है फाइनेंस है, फाइनेंस है, मनी है, मनी और फिर मनी कैसे मैनेज करना, हाउ टू मैनेज मनी, दैट इज पर्सनल फाइनेंस। और मैं तो आप सभी को आइडिया हो गई है या सुना होगा
कि भाई वो केबीसी में एक कोई बिहारी है, उनको कुछ 7 करोड़ लगे थे। मिले थे नहीं मिले थे। जीता था 7 करोड़ मिले थे, जीता था लेकिन जीता था जीता 7 करोड़ जीता था वो, 7 करोड़ जीता था। बाद में क्या हुआ? बाकी साहब जैसा था उसी आ गया। क्यों हुआ होगा? पगार के पैसे थोड़ी थे वो। हाँ, पगार के पैसे थोड़ी थे वो। हाँ, इसलिए उसने संभाल के रखा। अच्छा, पगार के पैसे बराबर संभाल कर रखते लोग। ये आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, खुद का, आप खुद का हो सकता है, लेकिन आप मासेस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैं ये बता रहा हूँ, कभी जो भी यंगस्टर्स होंगे थोड़ा उनके लिए लेता हूँ कि भाई जहाँ जैसे भी उनको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी को उन्होंने ऐसा डिवाइड करना चाहिए, जैसा 50-30-20। अब आप बोलिए 50-30-20 क्या है? तो उन्होंने 50% अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा करना चाहिए, 30% उन्होंने जो भी उनकी वांट्स है, नीड्स और वांट्स, ये आप सब लोग जानते हैं डिफरेंस इसका। तो ये नीड्स के ऊपर हो गया, 30 आप अपनी वांट्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, और 20% तो भी सेविंग करके इन्वेस्ट करना जरूरी है। यदि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हैं तो 20% सेव करना चाहिए, जब से आप मतलब सर्विस ज्वाइन करते हैं तब से। उसमें कैसे कैलकुलेशंस वगैरह बहुत सारा तो पार्ट है, वो अलग है, वो खर्चा उसमें लूँगा। तो वो सेव यदि आप करते हैं तो 15 साल में ही यंगेस्ट जैसा भी वो फ्री हो सकता है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा भी आदित्य ने भी कहा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपको समझाऊंगा, उसने कोई दूसरे का एग्जाम्पल भी दिया था, या फिर दूसरा मैं एग्जाम्पल दूंगा। तो ये जो अर्थ है ना, अर्थ को अभी यदि अपने को राउंड मारना है सर्कमफरेंशियली, तो हर दिन भी आपने 100 किलोमीटर जाने की मतलब सोचा, और उसके नेक्स्ट डे उसको डबल किया, ऐसे डबल करते गए। पहले दिन 100 किलोमीटर, दूसरे दिन 200 किलोमीटर, बाद में 400, आगे वगैरह वगैरह। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो अर्थ है कितने दिन में कवर कर पाएंगे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। नहीं, आप समझे नहीं, 100 बाद में दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 400, हाँ, बाद में 400, 1600, 400-1600, ऐसा नहीं 800 नहीं, 400-1600, 1600 डबल ना कि डबल 200 हो गया, 100 इसलिए वो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है पार्टी में। सब जा रहे थे और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जा रहे थे, ट्रिमेंडस फर्क पड़ता है। बराबर। वो अर्थ का जो मतलब सरकमफरेंस है 4063 किलोमीटर, 4063 गूगल में देख सकते हैं। 4060 तो 40 होगा, ये तो अपना करने वाला ही हो गया। गूगल में चेक करो, यहाँ से तो नागपुर से न्यूयॉर्क की 12,000 किलोमीटर। हाँ, या फिर 40,000 है गूगल में, 40,000। हाँ, 40,000 निकलता रहा वो अपने 40,075 किलोमीटर, 40,075 40,075 किलोमीटर, 40,075 75
40,075 हाँ ऐसा ऐसा थोड़ा ये हो गया 40,000 वो 40 दिन के अंदर हो जाए। हाँ 10 दिन में हो जाए। क्या बोले तो बहादुर साहब 15 दिन बोल रहा वो जो है ना 20 दिन में 15 दिन नजीक 20 दिन में आप पूरा कवर कर पाते हो इतना मतलब ये है पावर ऑफ कंपनी यानी जितना अर्ली आप मतलब कोई इन्वेस्ट करते ना और छोड़ देते पैसा इतना डबल होते रहता है। इसमें और एक मजे की बात क्या है, हाँ। 20 दिन में पूरा होता है तो 19 दिन में आधी पृथ्वी कवर होगी हाँ। और 18 दिन में 1/4। बराबर है। ये है उल्टा देखो। डबल बराबर है ना जॉमेट जैसा चिरुके साहब ने बोला है ज्योमेट्रिकली जाता ना स्केल्स पे नहीं जाता ना तो ये पावर ऑफ कंपाउंड का एक एग्जांपल याद आया इसलिए बोल दिया है अगर आपको टाइम में देखना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों स्पेशली मैं वैसे सोच के तो आया था कि इसके ऊपर बोलूँगा लेकिन जनरली अभी ऐसे बता देता हूँ उसमें एक लास्ट में लेके जाना पोस्ट रिटायरमेंट के काफ़ी एजेंट लोग हैं जो रिटायरमेंट के ऊपर बोलना चाहता हूँ। अब रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग जानते ही हैं फिर भी मैं दोहरा देता हूँ ओरली कि हाँ जैसा आगे बाहर से रखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या जानते हैं आप लोग? रिटायर्ड लोग जानते हैं मैं जानता हूँ रिटायर्ड लोग जानते हैं लेकिन यंगस्टर्स कम जानते हैं उनके लिए है भी नहीं वो ये 60 ईयर्स से स्टार्ट होती है 60 अबो के लिए है। अभी इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और 8.2 है 5 साल के लिए वगैरह है। अभी उसमें अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा शामपुर साहब हाँ अभी 30 लाख से उसको डाल सकते हैं और वो ये इसका इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है। ऑप्शनल है ना ते ऑप्शनल है नहीं क्वार्टर भी मिलता है हाफ सेमी जैसा चाहिए आपको वैसा मिलता है। जिनको पेंशन नहीं रहता है अब आप तो अच्छे कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो इसलिए पेंशन मिल रहा है लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनको पेंशन नहीं मिलता है। हमारे एमएसएमई को पेंशन नहीं था एसटी महामंडल को नहीं है बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इनको भी पेंशन नहीं है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इसमें 8.2 है। हाँ वैसे ही सेकंड प्रोडक्ट लिया जाए जो लोग काफ़ी लोगों ने अवेल किया पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 7.24% वो उन्होंने वैसे ही रखा पहले अच्छा रहा करता था तो जैसा ईपीएफ में है ना 8.5 अपना जो प्रोविडेंट फंड करता है उसके ऊपर 8.5 मिलता है अभी अपने जमाने में ज़्यादा मिलता था 12% बेटा उस समय 12% था। हाँ 12% था अभी और 8.25 पे आए और उसमें भी अभी ये जो पीपीएफ है उसमें 7.1 रहता है लॉकिंग पीरियड में रहता है 15 साल चलाना पड़ता है स्कीम अपने आगे भी ले जा सकते हैं। लेकिन अपन ये जो देख रही है वो पीपीएफ में लोग रिटायरमेंट के बाद नहीं डालते हैं क्योंकि वो लॉकिंग रहता है ना उसमें ज़्यादा ही नहीं रहता। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद अपन इसकी आइडिया पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम रहती है मंथली इनकम स्कीम तो इनका यह 5 साल के लिए और रहती है ये भी गड़बड़ कर दिया रिटायरमेंट वालों के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी 5 साल के लिए थी ज़्यादा 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ये POMIS पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ये भी 5 साल के लिए है उसको भी कितना रहता है नहीं 7.4 था आगे का हाँ तो अभी वो शायद 7.6 की आई है इसके पहले इसके ऊपर बढ़ा है थोड़ा 7.6 यानी 20 या 35 बेसिस पर बढ़ा है अभी
यानी ये बीपीएल को छोड़ के पूरा बाकी सब तो बढ़ा है। नहीं तो मॉनिटरी पॉलिसी होती है ना आरबीआई की, तो सुनाऊंगा इसके बारे में भी, क्योंकि वो हर 2 महीने के बाद बैठती है और वो ये जो रेट है ना इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट, आप सोचते हो कि ये पैसे कम ज़्यादा होते हैं, हमारी ये पहले इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई। हम लोग की वो कितना फ्लोटिंग रहता है, और आरबीआई क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहती है, कम ज़्यादा करते रहती है हर 2 मंथली। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रहती है हर 2 महीने में बढ़ती है, तो पूरा जायजा लेती है, अब किस चीज़ का जायजा लेती है कि भाई इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। उसके लिए ये जायजा है ना कम ज़्यादा किए जाते हैं। मनी सप्लाई जो होता है मार्केट में सर्कुलेशन, उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये सब हर 2 महीने में वो चलता रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ये भी होती है 1 फरवरी को वो बजट में, तो ये इस तरह से वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। तो इस साल उन्होंने वो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है, 7.4 था 7.6 किया। आगे के लिए रिटायरमेंट के लोगों के लिए है, आगे बढ़ा। अब टाइम डिपॉजिट भी है, टाइम डिपॉजिट भी एकदम जैसा ही है, तो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए कर सकते हैं। आरडी है जो बताया आरडी के बारे में, आरडी में भी अभी कुछ पुराने जमाने हमारे जमाने में वो मतलब करते नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, एक ही म्यूचुअल फंड था। कौन सा आगे का बता सकते हैं अपने अपने जमाने में कौन सा प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जैसे कि बहादुर साहब ने बताया ना, यही था एक ही का पूरा पैसा, जैसे एलआईसी थी जैसे यूटीआई था, और ये जैसी एलपीजी आ गई सबसे ये आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स के चालू हो गई। अभी तो क्या हो गया कि ये लाइन लग रही है, ग्रो वाला म्यूचुअल फंड चला, ग्रो बहुत फेमस है मार्केट में, वो ऐप उसका भी म्यूचुअल फंड आ गया, ग्रो म्यूचुअल फंड आ गया। तो ऐसे बहुत सारे आ रहे, 40 तो ज़्यादा ही गए है, और हर एक की स्कीम्स रहती है। अभी मार्केट में 1,500 स्कीम्स है सर, यही तो होता है। और ये जो टॉप मोस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके ब्रांचेस, उसका नेटवर्क हर जगह फैला है। वहाँ का कोई भी आदमी आता है, मतलब वहाँ का एम्प्लॉई, अरे सर उनको भी टारगेट दिए जाते हैं, ये नहीं इसमें नहीं, एफ डी में नहीं, इसमें डालो, कोई स्कीम में डाल देता है, वो गड़बड़ हो जाती है। लॉकर लेना रहा, सेविंग अकाउंट का रिटर्न में नहीं मिलता, लॉकर लेना रहा तो देते ही है वो 2-4। वो एक तो वैसा ही ना, और फिर वो गड़बड़ हो जाती है, और फिर लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को गाला मारते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइडेड यू आर एजुकेटेड इंडिया सेक्टर। नहीं तो म्यूचुअल फंड से कोई मतलब है ही नहीं। म्यूचुअल फंड की जैसे बताया, म्यूचुअल फंड के लिए 3 टाइप है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, और हाइब्रिड दोनों का मिक्स है। तो ये फिर कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सामने बताया, अपनी रिस्क एपेटाइट होती है। सबसे पहले तो अपने गोल्स डिसाइड करना चाहिए, अपना गोल क्या है, किस हिसाब से अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल गोल्स डिसाइडेड, फिर अपना टाइम हॉरिजन क्या है, तो उससे डिसाइड अंदाजा आएगा। फिर अपनी रिस्क एपेटाइट, साल में कितना पैसा मिलना चाहिए। अभी आजकल क्या है, लोग रिटर्न को लेकर भागते हैं। रिटर्न्स में वो क्या होता है, फंड मैनेजर ज़्यादा रिस्क लेता है, और कोई ऐसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड के वो मैंने सब कैटेगरी बताने के रह गया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है।
सर उसी के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। ये तो सर ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल है, इसमें तो ये ट्रेडिशनल है बोला, ये डबल डिजिट में जाता है। मैं आगे जाऊंगा लास्ट में, इसमें ज्यादा रिटर्न है, उसके बारे में बताइए। एक सर एक लास्ट का मैं बता दूं। हाँ यहाँ से थिंग्स तो हाँ ये वहाँ से बता दो, थोड़ा पीछे के लो, सुनिए इससे पीछे के लो। ये आपको ख्याल में रखना चाहिए हरदम। डॉक्टर जामकर साहब, ये चीजें, दोनों चीजें आपको हर बार ध्यान में रखना चाहिए, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन तो सबको आइडिया है कैसे एग्जाम्पल दिया जाए। तो पहले एक आदमी 10 किलो की अनाज की बोरी लेके जा रहा था, बराबर है ऐसे। अभी आपका आवाज होगा। तो अभी वो जो अदरवाइज वो एक गाना फेमस है अपना, रोटी तो का मकान का, तो याद आ रहा है? थैले में पैसे जाते हैं। हाँ महाजन साहब को याद है। हाँ हाँ, अरे इस तरह से महंगाई इस कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। आप लोग ये मैनेज करना है। आप लोग को जो भी रिटायरमेंट के बाद ये चाहते फिक्स इनकम, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि फिक्स इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों को मैनेज करना चाहिए। तो कैसे मैनेज करें आगे? हाँ, एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी है। अब ये लोग अपने जैसे वो प्रॉब्लम देखे ना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तुम्हारे POMIS और बॉन्ड्स वगैरह, तो उसमें ये कैसे आपके लिए अच्छा है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। इसके बारे में 5 मिनट में बताना चाहूँगा। फिक्स इनकम कैपिटल एप्रिसिएशन, तो उसमें भी क्या होता है, आगे चलो, आप फिक्स अमाउंट पीरियोडिकली और मतलब मंथली आप यहाँ से ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो कैसे, उसका एग्जांपल है, मान लो आगे चलो, ये म्यूचुअल फंड की एलिजिबिलिटी के ऑप्शंस क्या है? कन्वीनियंट है, रेगुलर इनकम है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज अमाउंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द टेनर, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज फ्रीक्वेंसी, लिक्विडिटी एट योर ईज। आपने SIP के बारे में काफी बार सुना है, एलिजिबिलिटी के बारे में सुना नहीं है, तो इसके लिए मैं ये थोड़ा सा ले रहा हूँ। आगे चलो, इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर रेगुलर विड्रॉल, रिटायर्ड हु वांट टू इन्वेस्ट टू जनरेट रेगुलर इनकम। आगे हाँ, अभी ये देखो, मान लो आपके पास रिटायरमेंट के बाद 25 लाख है और 25 लाख आपने म्यूचुअल फंड के टॉप कुछ म्यूचुअल फंड हाउस उसकी अच्छी स्कीम में रिटायर्ड है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, अच्छे लार्ज कैप में डाल दिए या जैसे आपका रिस्क कैपिटल है उस हिसाब से डाल दिए, और आपको स्कीम का रिटर्न